मैंने रिसेंटली एक 79 ईयर ओल्ड अंकल को ट्रीट किया था। उनका डायग्नोसिस ऐसा था कि उन्हें बहुत थकान हो रही थी एंड चक्कर आती थी उन्हें। एंड उसके बाद जब वेरियस टेस्ट होने लगे तो पता चला उनका हीमोग्लोबिन 6.5 ग्राम हो गया था। नॉर्मली हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो 12 के ऊपर या एटलीस्ट मेल्स में 14 ग्राम्स तक रहना ज़रूरी है। हम उनमें ऐसे कोई रीज़न नहीं था वो कम होने का। जब आगे हमने इवैल्यूएशन किया तो पता चला कि उनके असेंडिंग कोलॉन में, मतलब एक लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है जिसे हम असेंडिंग कोलॉन बोलते हैं, वहाँ पे ग्रोथ आई है, एक अल्सर जैसा हो गया है एंड उसके अंदर से ब्लड कंटिन्यूसली जा रहा था स्टूल में, जिसकी वजह से उनका ब्लड कम हो गया है, उन्हें अनीमिया हो गया। जब आगे हमने उसकी बायोप्सी की तो बायोप्सी में पता चला मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड एडिनोकार्सिनोमा, मतलब वो एक इंटेस्टाइन का कैंसर था। थैंकफुली वो कैंसर लिमिटेड था एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से हमने उन्हें अच्छे से ट्रीट किया एंड ही इज डूइंग वेल। उस पॉइंट में मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि अभी मार्च में कोलोरेक्टल कैंसर के अवेयरनेस का महीना है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अजहर एंड स्वागत है आपका बहर वाइटल्स में। आज मैं एक इंपॉर्टेंट सीरीज ऑफ वीडियोस चालू करने वाला हूं। तो दोस्तों, मुझे ये वीडियो इसलिए बनाना है कि बहुत सारे लोग जिनको कोलोन का कैंसर या रेक्टम का कैंसर हो जाता है उन्हें पता रहना चाहिए कि ये क्या चीज़ है। दोस्तों, मार्च महीने को पूरी दुनिया में कोलोरेक्टल कैंसर का अवेयरनेस का महीना माना गया है। क्यों? क्योंकि ये जो कैंसर है वो कोलोन को एंड रेक्टम को अफेक्ट करता है और ये तीसरा सबसे कॉमन कैंसर है पूरे दुनिया के अंदर। और ना कि दुनिया के अंदर ही, इंडिया के अंदर भी इसका जो प्रमाण है या इसका जो रेट है वो बढ़ते जा रहा है। हर साल इंडिया में लगभग 70,000 तक नए केसेस आते हैं और लास्ट डेकेड में 20 से 30% का इंक्रीज हुआ है इन कोलोरेक्टल कैंसर्स। और सबसे बुरी बात यह है कि 60 to 70% ऑफ द टाइम लोग एडवांस स्टेजेस में आ जाते हैं जब काफ़ी देर हो चुकी होती है एंड एडवांस स्टेज की वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाती है। कोलोरेक्टल कैंसर समझने के पहले ये समझते हैं कि एक्चुअली कोलोन और रेक्टम है क्या। मैं आपको एक मॉडल की मदद से सिंपल तरीके में बताने की कोशिश करूंगा कि व्हाट इज एक्चुअली कोलोन एंड व्हाट इज रेक्टम, एंड ये मिलकर एक लार्ज इंटेस्टाइन या कोलोन बनाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप ये देखोगे सो ये हमारा मॉडल है लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम का। यहाँ पे हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन एंड होता है, दिस पार्ट इज द अपेंडिक्स एंड यहाँ से हमारा बड़ा इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होता है। इसे हम असेंडिंग कोलॉन बोलते हैं। ये वाला है ट्रांसवर्स कोलॉन, ये है डिसेंडिंग कोलॉन, बीच में आता है सिग्मॉइड कोलॉन एंड ये जो लास्ट का पार्ट है ये है रेक्टम। तो दोस्तों, इस कंप्लीट स्पेसिमेन को या इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम कोलॉन एंड रेक्टम बोलते हैं एंड इसके अंदर जो भी कैंसर्स डेवलप होते हैं उन कैंसर्स को हम लोग बोलते हैं कोलोरेक्टल कैंसर्स। तो याद रखिए, इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर कहाँ पे भी कैंसर डेवलप हुआ देन इट इज कॉल्ड एज कोलोरेक्टल कैंसर। अब कोलोन और रेक्टम का रोल क्या है बॉडी के अंदर? जब खाना डाइजेस्ट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये सेमी लिक्विड वाला खाना इंटेस्टाइन में आ जाता है जहाँ पे और फर्दर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है। एट द सेम टाइम बहुत सारे गुड बैक्टीरियाज होते हैं जो आपको विटामिन के प्रोवाइड करते हैं एंड फाइबर का ब्रेकडाउन होता है एंड गुड थिंग्स प्रोवाइड करते हैं। ये सब फंक्शन है कोलोन का एंड फाइनली जब वो रेक्टम तक आता है तब तक वो स्टूल फॉर्म हो गया रहता है एंड रेक्टम का पार्ट काम ये रहता है कि उस स्टूल को प्रेस करके आगे बॉडी के बाहर निकाल देना। So in short, this is the role of colon and the rectum in our body. सेल्स के अंदर कैंसर कैसे डेवलप होता है? इंटेस्टाइन के अंदर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। नॉर्मली ये सेल्स अपने हिसाब से डिवाइड होते हैं, जब एज हो जाते हैं तो ये मर जाते हैं, नेचुरल साइकिल में चलते रहते हैं। बट कभी कभी इस साइकिल के लाइफ का कंट्रोल चला जाता है एंड सेल्स डिवाइड करना चालू करते हैं रैंडमली विदाउट एनी कंट्रोल, देन वी कॉल इट एज नियोप्लेजिया और मैलिग्नेंसी। और दोस्तों याद रखिए, 95% ऑफ द टाइम कैंसर पॉलिप से शुरुआत होता है, स्पेशली इन द कोलोन एंड रेक्टम। पॉलिप 95% ऑफ द टाइम पॉलिप रहता है एंड देन इट कन्वर्ट्स इनटू ए कोलोरेक्टल कैंसर। तो पॉलिप क्या होता है? एक छोटा सा ग्रोथ होता है फ्लैश के टुकड़े की तरह, जो छोटे बम की तरह दिखता है। वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है एंड 10 से 15 साल के अंदर वो एक प्रॉपर कैंसर बन जाता है। अगर इनिशियली हमने उस पॉलिप को पकड़ लिया तो उस पॉलिप को हम ट्रीट कर सकते हैं एंड कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, यूएस के अंदर अभी एज 45 के बाद सब लोगों को कोलोनोस्कोपिक स्क्रीनिंग होती है। कोलोनोस्कोपिक स्क्रीनिंग से ये पता चलता है किसी की बॉडी में पॉलिप है या नहीं है, कैंसर है या नहीं। अगर किसी के बॉडी में कुछ भी नहीं रहेगा तो 10 साल तक उस इंसान को कोलोरेक्टल कैंसर की टेंशन नहीं होगी। बट अगर किसी के बॉडी में या किसी के इंटेस्टाइन में पॉलिप है तो उसे वहीं के वहीं निकाल सकते हैं, और अगर किसी ने कैंसर डेवलप किया है तो उसे भी जल्दी से जल्दी ट्रीट कर सकते हैं। और अमेरिका ने अपना कोलोरेक्टल कैंसर से रिलेटेड डेथ जो था उसे सिग्निफिकेंटली कम कर दिया है बिकॉज उन्होंने 45 की एज से स्क्रीनिंग शुरू कर दी है। सिमिलरली अगर आप यूके के डेटा देखेंगे तो यूके के अंदर वो लोग एक टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं जिसे बोलते हैं FIT, फीकल इम्यूनोलॉजिकल टेस्टिंग। अगर फीकल इम्यूनोलॉजिकल टेस्टिंग यूके में अभी भी एज 50 की है बट दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू चेंज देयर एज टू 45।
अगर किसी का फिट टेस्ट पॉजिटिव आता है देन उस पर्सन का कोलोनोस्कोपी होती है एंड फर्दर ट्रीटमेंट। दोस्तों अनफॉर्चुनेटली इंडिया में नेशनल लेवल पे कोई स्क्रीनिंग प्रोग्राम नहीं है। जितना कोशिश हो सकते हैं इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल्स एंड हमारे जैसे डॉक्टर्स अपने लेवल पे कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करें या फिर स्क्रीनिंग करें ताकि कैंसर को जल्दी से जल्दी पकड़ा जा सके। दोस्तों अगर हम इंडियन कंटेक्स्ट की बात करें तो ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि 2012 में कोलोरेक्टल कैंसर के केसेस लगभग 30,000 थे, बट 2020 आते आते ये नंबर ऑफ केसेस बढ़ के ऑलमोस्ट 70,000 तक पहुंच चुके हैं एंड प्रोजेक्शन ऐसा बनाया है कि 2030 तक ये नंबर 1 लाख से भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो के जरिए से हम सब मिलके कोलोरेक्टल कैंसर को जल्दी से जल्दी डायग्नोस करने की कोशिश करेंगे ताकि लोगों का ट्रीटमेंट सही टाइम पे हो सके। तो दोस्तों व्हाट इज द रीजन कि क्यों ये कैंसर बढ़ रहा है? बहुत सारे अलग अलग रीजन है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट रीजन है कि डाइटरी चेंजेस, वेस्टर्नाइजेशन डाइट की वजह से बहुत ज़्यादा चेंजेस आए। प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, एक्सेसिवली रिफाइंड रेड मीट, ट्रांस फैट्स, कम फाइबर खाना, प्रिजर्वेटिव्स वाला खाना खाना एंड बहुत सारे और फैक्टर्स है जिसकी वजह से हमारा गट बैक्टीरिया कंप्लीटली अल्टर हो जाता है एंड गट बैक्टीरिया के अल्ट्रेशन की वजह से भी कैंसर डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे कि स्टडी में बताया था, आयोवा वुमेन्स हेल्थ स्टडी 2010 में हुई थी। उन्होंने बताया था कि वो स्टडी 37,000 वुमेन्स के ऊपर हुई थी और उन्होंने बताया था कि जो ज़्यादा प्रोसेस्ड मीट खाते हैं, प्रोसेस्ड रेड मीट खाते हैं, उनके अंदर कोलोरेक्टल कैंसर का रिस्क ज़्यादा था। ऑल्दो इस फाइंडिंग्स को भी चैलेंज किया गया है बट कंक्लूसिव एंड फाइनल स्टेटमेंट नहीं है, बट वी शुड लिमिट और रेस्ट्रिक्ट आवर इनटेक ऑफ प्रोसेस्ड रेड मीट डेफिनेटली। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। दोस्तों आजकल घर बैठे बैठे हमारे पास दुनिया की हर चीज़ें आ जाती है, बट पहले लोग मेहनत करते थे, फार्मिंग करते थे, कुछ भी चीज़ के लिए वॉक करके करते थे तो उनका एक्टिविटी डेली कंप्लीट हो जाता था। बट आज के डेट में सिटिंग एंड सेडेंटरी लाइफ हैज़ बिकम अ बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर एवरीवन। हम एक्सरसाइज नहीं करते जिसकी वजह से इंटेस्टिनल ट्रांजिट भी स्लो हो जाता है एंड जो भी केमिकल्स है, कैंसर कॉजिंग केमिकल्स या फिर कार्सिनोजेंस, वो ज़्यादा देर तक कोलोन के कॉन्टैक्ट में रहते हैं एंड दैट कैन लीड टू कैंसर्स। थर्ड इंपॉर्टेंट रीजन है ओबेसिटी। जी हाँ दोस्तों, ओबेसिटी की वजह से भी कोलोरेक्टल कैंसर का रिस्क बढ़ता है। सिमिलरली एंडोमेट्रियल कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। कोलोरेक्टल कैंसर का एज स्टैंडर्डाइज इंसिडेंस अराउंड 6 to 7 पर लाख है, जबकि वेस्टर्न कंट्रीज में जहाँ पे ओबेसिटी का एपिडेमिक है वहाँ 30 से 40 लोग 1 लाख लोगों में बनते हैं फॉर कोलोरेक्टल कैंसर। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्क्रीनिंग की रेट्स बढ़ गए। दोस्तों जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ता जा रहा है हम लोग बेटर स्क्रीन कर रहे हैं जिसकी वजह से भी इंसिडेंस बढ़ा है। लेकिन ये गुड न्यूज़ है क्योंकि स्क्रीनिंग में जो कैंसर डिटेक्ट होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट होता है एंड हम उसे ईजिली ट्रीट कर सकते हैं एंड उस पेशेंट की लाइफ स्पैन भी ज़्यादा होती है। तो दोस्तों किन किन लोगों को रिस्क है? सबसे पहला मोर देन 45 एज। अगर मोर देन 45 एज है तो डेफिनेटली हमें स्क्रीनिंग किसी ना किसी तरीके की करनी चाहिए, या तो वो कोलोनोस्कोपिक हो जाए या फिर वो फिट टेस्ट हो या फिर स्टूल रूटीन माइक्रोस्कोपी जिसमें ब्लड चेक करते हैं। अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है कोलोरेक्टल कैंसर्स की, फादर में, मदर में, सिबलिंग्स में या क्लोज रिलेटिव में, तो आपका रिस्क भी बढ़ जाता है। आपको स्क्रीनिंग जल्दी चालू करनी चाहिए क्योंकि समटाइम्स DNA में जो चेंजेस रहते हैं वो फैमिली में ही रन करते हैं। अगर आपके फैमिली में डेफिनेटली हेरिडिटी कोलोरेक्टल कैंसर्स है जैसे कि लिंच सिंड्रोम, APCs, देन उस केस में डेफिनेटली आपको स्क्रीनिंग जल्दी कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ऐसे केसेस में फैमिली मेंबर्स का रिस्क 70 से 80 गुना तक होता है। तो अर्ली स्क्रीनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ऐसे कोई व्यक्ति हो जिसके अंदर पॉलिप ऑलरेडी डिटेक्ट हुए हैं तो आपको सेकेंड पॉलिप या कैंसर होने का रिस्क भी ज़्यादा होता है, तो टाइम टू टाइम आपको स्क्रीनिंग करना बहुत ज़रूरी है। फोर्थ इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर इज इन्फ्लेमेटरी डिसीज, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज। अगर दोस्तों आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस का ट्रीटमेंट चालू है या क्रॉन्स डिसीज तो इसके वजह से भी आपका रिस्क 5 से 10 गुना बढ़ जाता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल पॉपुलेशन। तो आपको प्रॉपरली टाइमली स्क्रीनिंग करते रहना बहुत ज़रूरी है। फिफ्थ इंपॉर्टेंट फैक्टर इज लाइफस्टाइल फैक्टर। अगर आप स्मोकिंग करते हो या अल्कोहल लेते हो तो डेफिनेटली आपका रिस्क 1.5 से 2 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल पीपल। प्लीज़ उसे छोड़ दीजिए। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट फैक्टर इज फिजिकल इनएक्टिविटी। अगर आप ऐसे व्यक्ति हो जो कभी एक्सरसाइज नहीं करते और सालों तक आपका एक्टिविटी लेवल बहुत कम है तो आपको वेरियस कैंसर्स होने के रिस्क बढ़ सकते हैं। उसमें से एक इंपॉर्टेंट है कोलोरेक्टल कैंसर्स। तो दोस्तों अगर आपका ऐसा रिस्क है तो प्लीज़ गेट योर सेल्फ स्क्रीन। हम दोस्तों बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि अर्ली साइंस क्या होते हैं कोलोरेक्टल कैंसर के। अगर आपका लेवल पॉलिप के स्टेज तक है तो अनफॉर्चुनेटली पॉलिप के कोई सिम्टम्स नहीं होते, बट देर आर सम साइंस जिसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। उसमें से पहला इंपॉर्टेंट साइन है ब्लड इन स्टूल। अगर आपको ब्लड इन स्टूल है एंड आपकी एज 45 है तो आप डॉक्टर से मिलिए एंड अपने आप को चेक करवा लीजिए। इट कैन बी अ टेल साइन ऑफ कैंसर ऑल्सो। सेकेंड इंपॉर्टेंट, अगर ये ब्लीडिंग आपको 6 वीक से ज़्यादा है, कंटिन्यूस है, तो डेफिनेटली आप डॉक्टर के एडवाइस लेके फर्दर ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड इंपॉर्टेंट सिम्टम्स, अगर देर इज चेंज इन बाउल हैबिट, मतलब कभी आपको लूज मोशन हो रहा है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, स्टूल का आपका शेप बदल गया है,
पेंसिल थिन स्टूल्स है या फिर छोटे छोटे पेलेट्स बन रहे हैं, डेफिनेटली यू शुड गेट योरसेल्फ चेक्ड। थर्ड, परसिस्टेंट एब्डोमिनल सिम्पटम, आपके एब्डोमेन में कुछ ना कुछ पेन होता है, कोई गैसेस आता है, कुछ रिलीफ नहीं होता है, इन सारे केसेस में आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना जरूरी है। फिफ्थ इंपॉर्टेंट, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। याद है जैसे मैंने बताया था, मेरे जो पेशेंट का केस था, ही प्रेजेंटेड विद अनीमिया। अनफॉर्चुनेटली दोस्तों, मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को भी देखा है कि वो अनीमिया हो जाते हैं बट स्टूल के टेस्ट नहीं कराते। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग थिंग। अगर अनीमिया है तो स्टूल चेक करना मैंडेटरी थिंग है। और एक इंपॉर्टेंट सिम्टम है अनइंटेंशनल वेट लॉस। अगर आप वेट लॉस नहीं कर रहे हो लेकिन 6 महीने में आपके 5 से 10 किलो कम हो गया, खाना खाने की आपकी कैपेसिटी कम हो गई है, भूख नहीं लगती है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कैंसर का सिम्टम हो सकता है। तो दोस्तों, ये सारे सिम्टम्स हो गए तो प्लीज़ आप अपने डॉक्टर से मिलकर आगे की जांच करवा लीजिए। दोस्तों, ये सब बताने का या यही वीडियोस बनाने का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज मेरा ये है कि ये कैंसर्स प्रिवेंटेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि ये पॉलिप के स्टेज में आते हैं एंड 10 से 15 साल लग जाते हैं इन्हें कैंसर बनने में। इसीलिए अवेयरनेस रहेगा तो फिर लोगों को पता चलेगा कि स्क्रीनिंग करनी चाहिए। स्क्रीनिंग करेंगे तो हम उस कैंसर को पहले ही पकड़ पाएंगे। स्टडीज ये बताती है कि रेगुलर कोलोनोस्कोपी स्क्रीनिंग से 70 से 80% तक कोलोरेक्टल कैंसर की डेथ को रिड्यूस कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम सबका ये एफर्ट होना चाहिए कि हम कंप्लीट इंडिया लेवल पे जितने भी ज़्यादा लोगों को डायग्नोस करके प्रॉपर ट्रीट कर सके वो हम करना चाहिए। जब ये वीडियो शेयर करोगे तो यू आर स्प्रेडिंग द अवेयरनेस एंड सेविंग समबडीज लाइफ। दोस्तों, आगे के वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि स्क्रीनिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, स्क्रीनिंग कब करते हैं, कैसे करते हैं। इस वीडियो में भी मैंने उसको हल्का सा टच किया है, लेकिन स्क्रीनिंग के बाकी के डिटेल्स के बारे में, उसके बेनिफिट्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। हाउ कैन यू प्रिवेंट दिस कैंसर्स? वेरी इंपॉर्टेंट, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। अगर आपका फाइबर इंटेक कम है तो कोशिश कीजिए आपका फाइबर इंटेक 25 से 30 ग्राम तक पर डे का होना जरूरी है, जिसमें आप फ्रेश फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को इंक्लूड करें। एक्सेसिव प्रोसेस मीट, अगर आप 50 ग्राम से ज़्यादा खा रहे हो हर रोज़ तो उसे कम कर लीजिए एंड रिप्लेस कीजिए फिश से, चिकन से या फिर प्लांट बेस्ड प्रोटीन से। अगर आप बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते तो प्लीज़ स्टार्ट कीजिए। दिन में सिर्फ 30 to 40 मिनट्स का एक्सरसाइज भी आपको काफ़ी हद तक एक्टिविटी देगा एंड आपको कैंसर से लड़ने में भी मदद करेगा या प्रिवेंट करने में मदद करेगा। अगर आप अल्कोहल लेते हैं या स्मोकिंग करते हो तो आज ही उसे छोड़ दीजिए, बिकॉज इट इज़ द यूजलेस थिंग विच डिस्ट्रॉयज योर बॉडी एंड योर मनी। दोस्तों, कोलोनोस्कोपी बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जिसके बारे में भी हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। बट यहाँ पे मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि कोलोनोस्कोपी एक ऐसे टूल की तरह है जो आपको सही टाइम पे बचा सकता है या फिर आपके कैंसर को तुरंत डायग्नोज कर सकता है। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आपका मेरे साथ कमिटमेंट है कि इस मंथ में मैं एक नए एस्पेक्ट ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर के ऊपर वीडियो लाता रहूँगा और आप और मैं मिलके इस इंपॉर्टेंट कोलोरेक्टल कैंसर अवेयरनेस के टॉपिक को इतना स्प्रेड करेंगे कि मैक्सिमम लोगों तक ये पहुंचे एंड आप और मैं मिलके किसी ना किसी की लाइफ बचाने में आप मदद कर सके, एक कंट्रीब्यूट कर सके अपना। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, ऐसे किसी व्यक्ति के साथ जिसे आपको लगता है कि स्क्रीनिंग की ज़रूरत है। बेयर वाइटल्स पे हम लोग कोशिश करते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड मेडिकल टॉपिक्स को सिंपल लैंग्वेज में आप तक पहुंचाने की कोशिश करें। तो इस अवेयरनेस ड्राइव में दोस्तों आप मेरा साथी बनिए एंड मुझे हेल्प कीजिए टू स्प्रेड दिस अवेयरनेस टू मैक्सिमम पीपल। थैंक यू।